दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा के साथ ही यूपी बाय इलेक्शन के भी नतीजे सामने आ गए। और जिस तरह से मैंडेट इन दो राज्यों के अंदर आया है, वह देश की राजनीति या राज्यों की राजनीति किस दिशा में जा रही है उसको काफी हद तक परिभाषित भी कर रहा है। क्योंकि देखें, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो जिस तरह एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान, एक तरफा परिणाम आया है उनके पक्ष में, यह सबको चौंका भी रहा है। उसी तरह झारखंड में भी एक तरफा जो परिणाम चुनाव के आए हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि हरियाणा के अंदर भी एक तरफा ही लगभग उन्होंने रिपीट हुई वहाँ सरकार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की। और विभिन्न राज्यों के चुनाव कई बार ऐसा एहसास करा रहे हैं कि जो मैंडेट है वो वन साइड आ रहा है, चाहे वो एनडीए के पक्ष में हो या इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो। तो आखिरकार ऐसे कौन से कारण हैं कि जो राज्यों के मतदाता हैं वह अपना मत देते समय केवल एक तरफा ही जा रहे हैं, चाहे वो जैसे महाराष्ट्र या झारखंड की बात करें, दोनों राज्यों में जो कल चुनाव रिजल्ट सामने आए हैं कि एक तरफा उन्होंने मतदान किया, चाहे वो एनडीए के पक्ष में महाराष्ट्र में गया हो और झारखंड में इंडिया गठबंधन के पक्ष में। तो आखिरकार वोटर क्या सोच रहा है, किस तरह का वह मत अपना वोट डालते समय किन बातों को प्रमुखता दे रहा है। और साथ ही एक विषय और बड़ा इसमें महत्वपूर्ण हो गया है, क्या राज्य के नेता हैं, जो प्रादेशिक नेतृत्व है, जो अपनी सेंट्रल लीडरशिप है, उससे ज्यादा प्रभावी राज्यों के अंदर हो क्या है। क्योंकि अभी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मोदी जी के कार्यकाल नेतृत्व के अंदर एनडीए गठबंधन तीसरे कार्यकाल के लिए मेरा वोट मांग रहा था, ऐसे में उसे महाराष्ट्र और हरियाणा से बड़ा झटका लगा। हरियाणा में 5 लोकसभा सीट उनकी कम हो गई और महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान उन लोकसभा सीट को लेकर हुआ। ऐसे में मोदी जी के नेतृत्व को के प्रति जब वहाँ के वोटर्स ने, राज्य के वोटर्स ने अलग तरह से मैंडेट दिया था पार्लियामेंट के अंदर, और वही वोटर जब विधानसभा के चुनाव होते तो एक तरफा वो एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहा है। तो ये क्या जो विचार हैं वोटर्स के, क्या कुछ बदलते हैं सेंट्रल लीडरशिप के मुकाबले? वह राज्य के लीडरशिप को ज्यादा तरजीह दे रहा है, इसमें उसकी विश्वसनीयता को ज्यादा तरजीह दे रहा है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मुकुल जी, जैसे कि कल जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं हरियाणा, उसके झारखंड के और महाराष्ट्र के, दोनों राज्यों में देखें एक मतलब अपोजिट रिजल्ट है। महाराष्ट्र में एनडीए के पक्ष में वन साइड रिजल्ट आया है और झारखंड में इंडिया गठबंधन के पक्ष में वन साइड रिजल्ट आया है। राज्यों के वोटर्स की जो प्रकृति है, क्या वो अलग अलग तरह से हर राज्य के वोटर्स विचार करता है राजनीतिक रूप से, या उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, वो अलग तरह की हैं? हर राज्य की निश्चित रूप से कुछ अलग जरूरतें हो सकती हैं, कुछ आवश्यकताएं हो सकती हैं, लेकिन मैंडेट में वन साइडेड आना, एक तरफा मैंडेट आना, ये कौन सी राजनीति को नई तरह से परिभाषित करता है, क्या लगता है आपको? अ, प्रशांत जी देखिए, जो रिजल्ट आया है उससे पूरे देश में एक मैसेज गया है। वो बिल्कुल अलग है कि क्या भारत की जनता एक बार फिर, जैसे दोफाड़ जो बीजेपी का जो कोर एक एजेंडा रहता है, हिंदुत्व, राम मंदिर, अयोध्या उन्होंने किया, उसके बाद मथुरा, और उसके बाद फिर आपका बनारस का भी अब चल रहा है। धीरे धीरे कई आपको याद हो, कई चीजें ऐसे भी चल रही है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई मस्जिदों को लेके कि यहाँ पे क्या था। ये सब है कौन लोग जो पीआईएल डालते हैं या इस तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी से कनेक्टेड है, और इसमें बीजेपी को फायदा दिखता है। देखिए, जो जो जीता वही सिकंदर हम लोग के में कहा ही जाता है। भले ही जैसे मैच होता है 1 रन से जीतिए, चाहे आप 200 रन से जीतिए, 200 रन की जीत को बड़ी कहा जाएगा, लेकिन 1 रन से भी जीतते तो जीतती होती है। वर्ल्ड कप आपका होता है अगर आप कुछ भी करते हैं लास्ट टाइम पे। तो इन चीजों को अगर आप देखेंगे तो वो चीजें बिल्कुल डिफरेंट रहती हैं। और आज की स्थिति में जो हम लोग के देश में जो चल रहा है खेल पूरा, एक वोट बैंक का लेके, स्टेट्स को लेके, तो बड़ी स्टेट्स में फोकस बिल्कुल डिफरेंट रहता है। आर्थिक राजधानी है मुंबई, दिल्ली नहीं है, बैंगलोर भी नहीं है। हमारे जो मेट्रोज है उसमें सबसे बड़ा पूरा बॉलीवुड वहां पे है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स के जो हेड ऑफिस है वो वहां पे है। तो एक जब आर्थिक राजधानी पे जिसका कब्जा रहता है, उसको फाइनेंस के से लेके हर चीजों में कारपोरेट्स का इसमें बहुत बड़ा एक वो रहता है कि सरकार जिसकी बनेगी उसी हिसाब से वो अपने काम करवा पाएंगे। अब बात करते हैं हम बीजेपी की। सबसे पहले देखिए, बीजेपी पहले से चाह रही थी कि किसी भी हाल में महाराष्ट्र उनके हाथ से जाने ना पाए,
उसमें कई, हम उसमें नहीं जाएंगे कि कौन किस कारपोरेट का या उसका साथ मिला या वो हुआ, ये सब चीजें देखिए जांच का विषय है, वो आगे जांच होती रहेगी। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करें, जनता के मन को लेकर, तो देखिए जनता का मन क्या, कटोगे तो बटो पे उसने मुहर लगा दी है। जिस तरह से ये झारखंड से बोला गया और झारखंड में वो नेस्तानाबूत हो गया, महाराष्ट्र में चल गया। महाराष्ट्र में कई चीजें डिसाइड हुई, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सब औंधे मुंह गिरे। मतलब आज की डेट में उनका जो पिछला राजनीतिक पूरा कैरियर था, उन्होंने दांव पे लगाया, और दांव पे तो पहले ही लग चुका था जब इसका दो फाड़ हुई, और वो कुछ नहीं कर पाए। तो एक ये माना जा रहा था कि आखिर असली और नकली का हम लोग एक भेद कर पाएंगे, और जनता डिसाइड करेगी वो आखिर असली किसको मान रही है। तो यानी आज का मैंडेट देखते हुए लगता है कि असली वही है जो पार्टी से अलग हुए, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो शिंदे हो। तो जनता ने अगर उनको मैंडेट दिया है, तो जाहिर बात है कि जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है पूरा, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला, और जो उधर शरद पवार का है, वो नेस्तानाबूत हो चुके हैं। जो अभी 4-5 महीने पहले लोकसभा का रिजल्ट आया, उसमें 48 में से 30-32 सीटें जीती इंडिया गठबंधन ने, सबने मिलकर जीती, और बड़ा तगड़ा वो इलेक्शन हुआ। अब उसके बाद अचानक ऐसा क्या 4-5 महीने में हो गया, वो कहते हैं कि जैसे वो लाडली बहन योजना या कौन सी वो जो एक महिलाओं के लिए महाराष्ट्र में लाया गया 4 महीने पहले, वो हिट कर गया। पैसा देखिए किसी को नहीं काटता। अगर देश में यही चलता रहा, तो जाहिर बात है कि पैसे को लेकर अगर इस तरह से योजनाएं चलती रही, तो जो राज्य होता है, राज्य के जो फाइनेंशियल स्थिति होती है, वो कितनी कमजोर होती है। वो आप सेंट्रल लेवल पे बात करिए, आप स्टेट लेवल पे बात करिए, कहीं पे भी बात करिए, तो लगातार चाहे वो फ्री की योजना हो, चाहे नगद देने की बात हो, डायरेक्ट अकाउंट में डालना, ये एक जिसे कहते हैं गेम चेंजर माना गया है। वहीं जैसे महाराष्ट्र में ये चीज हुई, सेम चीज देखिए झारखंड में हुई थी। मां योजना करके उनकी एक है, वो महिलाओं के लिए थी, वहां पे वो जीत गए। महाराष्ट्र में 6 महीना पहले शिंदे ने डाला, महाराष्ट्र में महिलाओं ने जमकर वोटिंग की, और वहां पे इतना खतरनाक मैंडेट दिया कि जिसकी उम्मीद बीजेपी के नेताओं को भी नहीं रही होगी। तो ऐसे में मतलब अगर हमारा देश फोकट वाला जो सिस्टम पे अब जा रहा है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि फोकट में अगर जो मिल जाए, सब मिट्टी भी मिल जाए तो मिट्टी भी उठा लो, उसको बेच खाओ। तो अगर आपको कोई कैश दे रहा है, तो वो कैश आपका बहुत ज्यादा वो रहेगा मायने, बशर्ते इसके कि आप किसी, देखिए लोग अपने मैनिफेस्टो निकालते हैं, लेकिन सामान्य आदमी कभी मैनिफेस्टो पे ध्यान नहीं देता। मैनिफेस्टो कितने लोग पढ़ते हैं? अगर एक हमारे विधानसभा का चुनाव हो रहा है, अगर 3 लाख उसमें वोटर हैं, और अगर आप प्रदेश को जोड़ लीजिए तो करोड़ों में हो जाते हैं। तो मैनिफेस्टो की कॉपी कितनी छपती है? और क्या मैनिफेस्टो की कॉपी घर घर बंटवाई जाती है? नहीं, पर्चे बंटवाए जाते हैं, उसमें मुख्य मुख्य मांगे दे दी जाती है, और 80% घरों में वो पर्चे किनारे रख दिए जाते हैं। कोई उस मैनिफेस्टो को पढ़ के नहीं देता है वोट। जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं, वो उनके दलों के नेता मंच पे जाके बोलते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें अब देश में नगण्य हो गई हैं कि आपने क्या बोला, हाँ हमको क्या मिला, इस सरकार ये मुझे क्या दे रही है, डायरेक्ट बेनिफिशियर। अगर बेनिफिशियरी आप डायरेक्ट हैं और आपके अकाउंट में आ रहा है पैसा, तो मेरे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी मुझे किसी से कोई चिंता नहीं है कि राज्य सरकार की झोली में पैसा है नहीं है, उसको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। वो चंदू चाय वाला हो, चाहे पप्पू दर्जी हो, उनको किसी चीज से कोई लेना देना। उनको अपना कैश दिखता है कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ गया, मुझे बाकी चाहे सिलेंडर महंगा हो जाए, चाहे आपका खाद महंगी हो जाए, चाहे आपका पेट्रोल महंगा हो जाए, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो अगर देश इस तरफ जा रहा है, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। इसमें राज्य सरकारें हो, चाहे आपका केंद्र सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, कोई भी इसमें ये कदम नहीं उठा रहा कि नहीं, आपको फ्री का ना देते हुए आपको हम शिक्षा में काम करेंगे, फ्री एजुकेशन पे काम कर सकते हैं, फ्री हेल्थ पे काम कर सकते हैं। अगर ये सारा बजट हटा दिया जाए इंडिया से, और ये कहा जाए कि हम आपको फ्री में कुछ भी नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा पे देंगे कि जो भी बच्चा है वो शिक्षित हो और बढ़िया पढ़ाई करे, जब तक करना चाहे करे,
हम उसको फ्री में, चूंकि देश बहुत बड़ा है, आबादी स्टूडेंट्स की भी, युवा, मोदी जी खुद कहते हैं कि ये युवाओं का देश है, तो ऐसे में अगर शिक्षा को इन्होंने फ्री किया तो वो बजट कहां जाएगा और कितना बड़ा होगा और उससे कितना वोट इनको मिलेगा, इस पे संशय रहता है। क्या वो बजट वो दे पाएंगे? क्या उन प्राइवेट स्कूल्स अलग हो गए, सरकारी अलग हो गए? सरकारी स्थिति, स्कूलों की स्थिति आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बिल्कुल बेकार है। जितने भी ऑफिसर्स हैं, आईएएस हो, पीसीएस हो, चाहे तहसीलदार का बच्चा हो, चाहे वो एक, मैं कहता हूं रिक्शे वाले का बच्चा हो, चाहे वो सब्जी वाले का बच्चा हो, कोशिश यही रहती है कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालें। अगर उसकी सामर्थ्य नहीं रहती तब वो जाके उस चीज को डालता है सरकारी में। गांव देहात में जो सबसे गरीब गुरबे वाले होते हैं, प्रधान जी का बच्चा इंग्लिश मीडियम अगर कोई है तो वही पढ़ेगा। बाकी मोची का बच्चा आपका सरकारी स्कूल में जाएगा, वो एक टाइम भले उसको खाना मिले, मिड डे मील दे चाहे कुछ दे, वो उसकी आस में चला जाएगा कि हमको। तो ये हमारे यहां आज से नहीं, शुरू से चला आ रहा है। हाँ, चलन अब बढ़ गया है, डिमांड अब बढ़ गई है, पार्टीज अब फुलफिल कर रही है। तो अगर पार्टीज ऐसी योजनाओं को फुलफिल कर रही है तो क्यों नहीं लोग जाएंगे उसके पीछे? सोचना किसको है? सोचना जनता को है, उस मोची को भी है कि हमें क्या जीवन भर हमारा बच्चा इसी में पढ़ता रहेगा? प्राइवेट स्कूल के तो उसको सोच भी नहीं सकता। आपके यहां भी घर में काम करने वाले आते होंगे, उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं वो आप भी जानते होंगे। अगर माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं तो वो कुछ अच्छा कर सोच सकता है कि भाई पैसा ज्यादा आ रहा है, दोनों लोग कमा रहे हैं। लेकिन अगर एक आदमी कमा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि देश में जो सरकारी स्कूलों की हालत है वहां पे करेंगे। तो शिक्षा और आपका स्वास्थ्य, दो चीजों में इंडिया का बजट वैसे भी कम था, आज भी कम है, और पहले से तो स्वास्थ्य में और कम कर दिया इस बार जो लास्ट बजट आया था। तो ऐसे में जनता ही मेन जिम्मेदार है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। मैं इसमें बीजेपी का कुछ बुरा नहीं मानता कि बीजेपी जो, देखिए, जो करती है वो सबका के लिए करती है। हाँ, सवाल ये उठता है कि सही कर तरीके से कि गलत तरीके से। तो कहा जाता ना, जंग में, प्यार में सब कुछ साम जायज है, दाम दंड भेद सब चलता है, जायज है। सब कुछ जायज तो यहाँ पे तो राजनीति अब आ गई है, राजनीति 2014 से बिल्कुल बदल गई है। बीजेपी का स्वरूप बदल गया है, कांग्रेस का बिल्कुल स्वरूप बदल गया है। पहले कांग्रेस कुछ और थी, आज कुछ और हो गई। पहले वो शिखर पे थी, अब वो नेपथ्य में आ गई है, नीचे एकदम आ गई है। लेकिन अभी जो, देखिए, राहुल गांधी के ऊपर सब उंगली उठा रहे हैं। राहुल गांधी के अंदर एक कमी भी है कि जब आप इलेक्शन मोड में होते हैं तो दिल बड़ा करना चाहिए। चाहे वो हरियाणा में था, चाहे वो आपका महाराष्ट्र में था, इतनी लेट सीटें करना, आपको स्टेप बाय स्टेप जो आपके जितने भी घटक दल हैं जो आपके गठबंधन में, उनसे भी आपको बात करनी चाहिए थी। बीजेपी हमेशा अपर हैंड में रहती है। बीजेपी महाराष्ट्र में क्या आज से 40 साल पहले थी? नहीं थी। बीजेपी ने शिवसेना से टाई अप किया, टाई अप करके 2 सीटें लाई, 2 सीट करते करते करते, वो चाहे भारत की बात हो, केंद्रीय उसमें संसद की बात हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके, चाहे वो स्टेट्स की बात हो, संघ पीछे रहता था, संघ इनको समर्थन करता था, संघ मेहनत करता था, बीजेपी का कैंडिडेट लड़ता था, पूरी इसके पीछे एक रूपरेखा तय की जाती थी, विधानसभा वार हो चाहे लोकसभा वार हो। तब ये सब पैसे का इतनी गर्मी नहीं रहती थी। आज क्या होता है, एक सांसद अगर आपके सामने से गुजर रहा है तो सांसद किसी भी पार्टी का हो, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी का हो, वो चाहे सपा का हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, राजद का हो। देखिए, भोकाल जो हमारे यहाँ देश में चलता है ना, 5 गाड़ियां चल रही, सांसद जी आ रहे हैं, 4 आदमी, 10-50 आदमी उतर रहे हैं, तो सांसद जी भोकाली है। वही सांसद जी अगर 800 से उतर जाए या अल्टो से उतर जाए है, तो उनकी इज्जत नहीं रहेगी। इज्जत नहीं रहती। तो शरीफ आदमी आज की डेट में चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता। आप धनबल से सक्षम हैं, आपने पैसा कमा रखा है, तो दो ही चीज आपके पास रहती है। अगर आपके पास आज 40-50 करोड़ रुपए है तो या तो आप प्रॉपर्टी डीलर बन जाएंगे, बढ़िया जमीनें खरीद के प्लॉटिंग करवाएंगे, और या फिर आप राजनीति में चले जाएंगे। भले ही वो आप जिला पंचायत लड़े, प्रधानी लड़े, विधायकी लड़े, राज्यसभा चले जाएं, वो पैसा फेंक बिल्कुल। तमाशा देख पूरा सिस्टम अब भारत में आ चुका है। इसमें कहने में किसी को कोई शक नहीं है। अच्छा, आपकी लेकिन नीतियां, मुकुल आपके वो, जी, जी, जी। जी, मुकुल जी, जो अगर वोटर्स के मनोविज्ञान को समझें, जैसा आपने बड़े विस्तार से पूरा बताया कि वोटर्स क्या चाहता है, किस तरह से चीज़ों से प्रभावित होता है वोटिंग के पैटर्न डालने के समय। अगर मनोविज्ञान को समझें तो जो तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीति को जानने समझने वाले एक्सपर्ट लोग हैं, वो उस यूनिवर्स को क्यों नहीं पकड़ पाते?
ये पिछले कुछ चुनाव से हम खास तौर से देख रहे हैं कि जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक रूप को राजनीति पर विश्लेषण करने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, राजनीति को जानने, अनेक वर्षों का उनका अनुभव है राजनीति को देखने का, अनेक चुनाव लोगों ने कवर किए हैं, उसके बावजूद भी जो राजनीतिक जो नब्ज है वो आम आदमी की, उसको समझने में ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वह भी विफल हो रहे हैं। जो तमाम तरह के अनुमान आते हैं सामने, तमाम तरह के पोल आते हैं सामने, उसमें इस तरह का जो मैंडेट है उसको बहुत ही कम लोग बता पाते हैं, या लोग मतलब अगर मेजोरिटी की बात करें तो लोग उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परिणाम अलग आता है, एकदम से वन साइड परिणाम आता है। और लगातार जैसे देखिए कहा जाता है कि सरकार, अगर ये भी कहा जाता है कि अगर सरकार है किसी पार्टी की तो कहीं ना कहीं नाराजगी एक आम आदमी के अंदर पैदा होती, सरकार के प्रति पैदा होती है। लेकिन दो दो तीन तीन कार्यकाल के बावजूद भी तमाम जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके कामों से नाराजगी के बावजूद भी उन्हें लगातार वोट मिल रही है, लगातार समर्थन मिल रहा है। ये क्या दर्शाता है, ये क्या नई राजनीति है? देखिए आदमी सबसे पहले देखता है कि आपके पास क्या है और मुझे क्या मिल रहा है। आज आपको अगर 7,000 रुपए दे के कोई सुविधा मिल रही है, तो क्या आप चाहेंगे कि हम ये सुविधा बंद करके दूसरे नए आदमी को जो हमको 8,000 देगा, देगा भी कि नहीं देगा? सरकार बनेगी उसमें संशय रह जाता है। लेकिन जो हमें 7,000 मिल रहा है, क्या मैं इसी को कंटिन्यू करूं? अचानक से भी 4 महीने से हमको मिलना शुरू हो गया 7,000 रुपए। साल का हमको मिलेगा, चाहे महीने का मिलेगा, 2,500 मिलेगा, 2,000 मिलेगा, इट डजेंट मैटर। लेकिन मुझे मिल तो रहा है, मेरे अकाउंट में आ रहा है, इट मीन्स वो कर रहे हैं। तो होता है त्वरित, आपको आपके जेब में त्वरित पैसा डालना। और मैं एक आदमी कह रहा है कि मैं डाल रहा हूं और ये लीजिए आपके में पड़ गया और आपने देखा कि हाँ मेरे पास मैसेज आ गया। वही दूसरा आदमी कहेगा हम जीतेंगे तब आपको देंगे। तो दोनों में अंतर हो जाता है। कहता है जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू करें यार, पता नहीं उनके चक्कर में आए ना आए तो। और दे कि ना दे ये भी कंफर्म नहीं है कि आए और फिर बाद में बोले कि यहां का तो पूरा खजाना खाली है। तो जो मुझे मिल रहा है मैं उसको कंटिन्यू क्यों ना करूं? ये महिलाओं में देखिए, महिलाएं दूसरी तरह की होती है, महिलाओं को जो मिल रहा होता है वही दिखता है। आप अपनी वाइफ को अगर 5,000 रुपए देते हैं तो उसके लिए ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा अच्छा खुश हो जाएगी। बशर्ते आप उससे क्या, मैं अगले महीने तुमको 7-6 हजार रुपए दूंगा, तो उसमें ज्यादा अच्छा ठीक है देख लेंगे। ये घर की बात बता रहा हूं, ये हर घर की बात है। तो अगर सरकार इसी तरह से अगर आपकी जेब में डायरेक्ट आपके वॉलेट में पैसा डाल रही है, देखिए महिलाओं में डालने का मतलब ये होता है कि महिला के खाते में आ गया। महिला के खाते में आने का मतलब है कि महिला को आपने उस स्तर तक कर दिया जो हस्बैंड से पैसा नहीं मांग रही है। उसको जो भी करना है उसका हस्बैंड उससे मांगेगा, वो हस्बैंड से नहीं मांगेगी। अगर हस्बैंड उस लेवल का नहीं है, निचले लेवल का, उसको मालूम है कि इसके अकाउंट में 2,000 2,500 रुपए आ गया है, तो जो निचले तबके के लोग हैं वो कहते हैं 500 रुपए दे दो भैया। अब वो वाइफ की अपनी इच्छा है कि हम दे कि ना दे। वरना होता क्या था कि वाइफ ही मांगती थी कि भैया हमको 500 रुपए दे दो। अरे सुनिए 500 रुपए दे दीजिए, मुझे ये करना है। घर का खर्चा अलग होता है, लेकिन अपने खर्चे वो सारी चीजें दबाए रहती है। हर घर की बात है ये। तो ऐसे में जो चल रहा है उसको सस्टेन करना, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। आप इस चीज को समझिए कि ये साइकोलॉजी बीजेपी ने पकड़ ली है। आपके पास सेंट्रल में वो डबल इंजन की सरकार है। अपनी सरकारों को अगर दिक्कत भी होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा दे देगी। हैरानी की बात यह है कि कर्जा कितना स्टेट पे है उसको देखने वाला कोई नहीं है। ना उस पर कभी चर्चा होती है, ना उस पर बहस होती है, कभी इस पे कोई कार्यक्रम भी नहीं होता। हम आप प्राय कार्यक्रम नहीं करते कि कभी ये कार्यक्रम करें कि कितने स्टेट में भारत में 2014 से पहले इन स्टेटों पे कर्जा ये था और 10 साल में कर्जा ये हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये कभी अभी तक, जिस स्टेट का मामला आता है उस स्टेट का आंकड़ा निकाल के सामने रख देते हैं। लेकिन अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो कर्जा लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे आपका पंजाब हो, चाहे आपका दिल्ली हो, चाहे आपका यूपी हो, चाहे आपका कोई स्टेट हो। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये करोड़ों में करोड़ कई लाख करोड़ रुपए चला जाता है। अच्छा और फिर मुकुल जी, उसके बाद आपकी बात एक्सक्यूज क्या? आप जी। आपकी बात रखते हुए कहूंगा कि जो फ्री ब्रिज वाला जो कल्चर है, ये प्रधानमंत्री जिसकी आलोचना कर चुके हैं मंच पे खड़े होकर कि रेवड़ी कल्चर की आलोचना कर चुके हैं, लेकिन तमाम योजनाएं रेवड़ी कल्चर की तरफ इशारा भी करती हैं कि लगातार वो ऐसी योजनाओं को प्रमुखता दी जा रही, चलाया जा रहा है। तो ऐसे में फ्री बीज की जगह या कैश अकाउंट में डालने की जगह अगर महंगाई पे नियंत्रण हो, जो रोजमर्रा की आवश्यकता वस्तु हैं उनकी महंगाई नियंत्रित हो, उनके दाम कम हो, या शिक्षा में जो व्यवसायिक शिक्षा होती जा रही है, महंगी शिक्षा होती जा रही है, वह उसके खर्चे कम हो, तो आम आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए ज्यादा सुलभ है वो व्यवस्था। उसकी तरफ क्यों ध्यान नहीं है सरकारों का? केवल कुछ पैसा अकाउंट में डालकर मतदाताओं को अपनी तरफ जोड़े रखना, आकर्षित रखना, ये ज्यादा नीति, मतलब ज्यादा उन्हें सूट करती है ये वाली नीति?
महंगाई को कम करना, शिक्षा के देखिए खर्चे कम करना, चिकित्सा के खर्चे कम करने की जगह। देखिए जो भी आपने अभी सवाल पूछा, इसका सवाल का एक सीधी लाइन में जवाब ये है। सुबह उठते हैं आप, 2014 से पहले ब्रश खरीदते होंगे, व्यंजन खरीदते होंगे, सवेरे की शुरुआत वही होती है। साबुन यूज करते हैं, उसके बाद नहाते हैं, भोजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर काम पे निकलते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, निकलते हैं। सुबह से लेके रात तक का जब आप गुड नाइट जलाते हैं, गुड नाइट जला के मच्छर वाला सो जाते हैं, तब तक आप सारे टैक्सेस जोड़ लीजिए पर डे का। आप उसमें सिर्फ जोड़िए कि उससे पहले क्या रहा था, वो सब गूगल पे अवेलेबल है कि उस टाइम पे कितने का था, आज कितने का है, टैक्सेस कितने बड़े हैं। अगर आपको हम 2,500 किसी महिला को दे के, गैस सिलेंडर से लेके पेट उसी के घर से हम ले रहे हैं, तो मजा किसको आ रहा है? कारपोरेट्स को आ रहा है ना। हमने आपको पर डे का अगर मान लीजिए आप 400 रुपए 500 रुपए आप कुछ ना करते हो, तो भी 200 रुपए आप कहीं ना कहीं टैक्स में, तेल में, घी में, कहीं ना कहीं आप मसालों में, सबके दाम बढ़ चुके हैं। कारपोरेट्स को कहीं क्या कारपोरेट्स ने एक नया गेम खेला। पार्ले जी का पैकेट जो 100 ग्राम का आता था, उन्होंने 70 ग्राम का, 80 ग्राम का कर दिया। दाम 5 रुपए ही रखा, 20 ग्राम कम कर लिया। तो इधर से कान ना पकड़ के उधर से कान पकड़ा, आदमी भी खुश। तेल में भी यही हुआ, पैकिंग में उन्होंने रिलैक्सेशन कर दी, बाकायदा पैकिंग एक्ट बदल डाला। तो चीजें देखिए, सरकार कारपोरेट के हिसाब से काम करती है, वो कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, लेकिन आपको पैसा चाहिए। और मजे की बात, जब अगर कोई सरकार गवर्नमेंट डबल इंजन की रहती है, तो उसको पैसा थोड़ी आसानी से मिल जाता है। वरना आप जीएसटी का पैसा बहुत सरकारों का आज भी अटका हुआ है। इसमें भी आप अक्सर न्यूज पढ़ते रहते होंगे कि फलाने गवर्नमेंट का। अभी हाल का एक मामला है, 2 महीने पहले का, पश्चिमी बंगाल ने अपना पैसा मांगा, तो उनकी तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया कि आप कर्जा ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक आपको कर्जा दे रहा है और बड़े लोएस्ट रेट पे दे रहा है। तो एक तरफ आप एसबीआई से ही विड्रॉ करा लेते हैं कुछ पैसा, 10,000 करोड़ कराए चाहे 1 लाख करोड़ कराए, आप करा लेते हैं। और जब कोई स्टेट गवर्नमेंट आपकी सरकार नहीं है, तो आप तत्काल कह देते हैं आप कर्जा ले लो। तो कर्जा का जो ट्रेंड चल रहा है, अगर आप कर्जे से, प्रशांत जी, अगर आप एक महल बना लेते हैं, तो महीने की किस्त देने की भी तो औकात होनी चाहिए। तो ये चीजें देश के लिए बहुत गड़बड़ हो रही है। आने वाले टाइम में सरकार को ये सोचना पड़ेगा, और सोचते होंगे, लेकिन कारपोरेट्स की मदद जो जिस तरह से हो रही है, उस पे क्वेश्चन मार्क उठता है। और उसका असर ये रहता है कि इलेक्शन टाइम में कारपोरेट्स एकजुट होकर फला पार्टी को पूरी मदद करते हैं। वो चाहे आप कहिए हॉर्स ट्रेडिंग हो, चाहे आप कहिए इलेक्शन जीतने की बात है। यहां तक सुना जाता है कि कारपोरेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके जो ये होते हैं लोकसभा क्षेत्र हो, विधानसभा क्षेत्र हो, ये आपको डिवाइड कर दिए जाते हैं कि यहां पे आप देखेंगे। तो अगर मान लीजिए 100 बड़े कारपोरेट देश की 400 लोकसभाओं को आपस में बांट लेंगे, तो चार चार एक के अंडर में आएगी। अगर एक के अंडर में 4 आती है, और वहां पे अगर मान लीजिए 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है ऑफ द रिकॉर्ड, तो जाहिर बात है उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। और 100 कारपोरेट की तो बहुत छोटी चीज है, ये तो बहुत बड़ा देश है। कारपोरेट की संख्या तो 500, 1000, 2000 ज्यादा ही है। और जो जिस पार्टी का रहता है, उस पार्टी की सरकार है, और कारपोरेट्स को इशारा कर दिया गया कि आप 4 देखेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनके जितने स्टाफ है, उनका जो है वो सब लग गए, पार्टी अलग लगी है, संघ अलग लगा है, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अभी जो महाराष्ट्र में हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी उसके फुटेज वायरल हुए, पैसा बटते हुए, वो पैसा क्या था? क्या उसकी जांच हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और ना ना होना ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं से वो पैसा पार्टी फंड का तो नहीं था। अगर पार्टी फंड का होता तो नंबर 1 में होता, कैश तो नहीं होता ना। भले ही 9 लाख 9.5 लाख हुआ, कोई आरोप लगे 5 करोड़, हम उसमें नहीं जाते, लेकिन पैसा तो था ना। वो पैसा वहां रखने की जरूरत क्या थी? इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा पार्टी का एक पदाधिकारी, वो वहां पे कर क्या रहा था? उसको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने की जरूरत क्या थी? इन सब सवालों का जवाब कुछ नहीं दिया गया। ये बस विपक्ष की साजिश कह के शांत कर दिया जाए। तो कमियां दोनों तरफ हैं। देखिए, कांग्रेस हो चाहे आपके ये जो अघाड़ी होती है ये है, चाहे आपका बीजेपी के लोग हो, इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, ये आपस में, एनडीए के साथ अच्छी चीज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास, केंद्र पे उनकी ताकत है, और वो जो कहते हैं अपनी शर्तों पे मनवा लेते हैं।
क्योंकि आप उनसे कमजोर हैं। आप अगर आंख उठाएंगे तो आपको नेस्तनाबूद कर देंगे। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि वो खुद पहले से बेटर हुई है। आज एलओपी बने राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी की सक्रियता और बढ़नी चाहिए, और तरीके से होना चाहिए, और इनको बड़ा दिल दिखा के सबको आप जोड़ना चाहिए। चाहे वो हरियाणा का चुनाव, चाहे यहां पे हो, लास्ट मूवमेंट पे अगर आप टिकट फाइनल करेंगे तो यही हर्ष होगा। आप लोग पहले एक छत के नीचे आके तरीके से बात तो करिए। बीजेपी इसमें आगे रहती है, 4 कदम आगे रहती है। ये जब सोचना शुरू करते हैं उससे पहले वो काम कर चुकी होती है। तो जब आपसे आपके सोचने से पहले वो काम कर चुकी होती है, जाहिर बात है आप 10 कदम पीछे रहते हैं। आप उनकी बातों का जवाब देते देते इतना थक जाते हैं कि वो उस चीज को, इतना बड़ा नेटवर्क बीजेपी के पास है और बनाया है, और पार्टी है तो बनाएगी। इसमें क्या कमी भाई? आप अगर आज की डेट में बीजेपी के को आपको दे दिया जाए कि आपको अगर उसकी स्ट्रेटजी तय करनी है, तो जाहिर बात है जो पिछला चला आ रहा है उसी स्ट्रेटजी पे तो आप काम करेंगे। कि आप पहले कांग्रेस को देखेंगे कि वो टिकट जारी करे या ना करे। ये लोग तो लास्ट मोमेंट पे टिकट जारी करते हैं बीजेपी वाले। उसके बाद भी इतनी अच्छी उनकी तैयारी रहती है कि निचले स्तर पर तैयारी रहती है कि आपको अगर 2 घंटे पहले भी टिकट दे दें तो प्रशांत कौशिक वहां पे लड़ने के तैयार हो जाएंगे। तो होमवर्क पूरा रहता है उनका, देखिए वो होमवर्क पूरा रहता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो होमवर्क करने वाले कभी पीछे नहीं हटते, और बच्चा भी जो घर पे होमवर्क किए रहे उसके नंबर अच्छे आते हैं। वो भले ही फर्स्ट ना आए, लेकिन ये है कि वो फेल नहीं हो सकता। तो जाहिर बात है बाकी लक रहता है भाई। अब जो झारखंड में जो पराजय मिली, तो झारखंड की पराजय क्या है? झारखंड में आदिवासी बाहुल्य वो राज्य है। आदिवासी के पास जो चीज है वो उसकी अपनी अस्मिता, सम्मान कहिए उसको। उसको लगता है कि हमारा कब्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वो लोग सड़क पे निकल सकते हैं, बाकी लोग नहीं निकल सकते। आप सोचिए कि क्या यूपी के या महाराष्ट्र के लोग निकल आएंगे इन सब चीजों को लेके? जब आपके ऊपर हमला, आप पहले अपने आप को सुरक्षित करेंगे, और जो आदिवासी होती है वो जंगल की सुरक्षा करने के लिए निकल जाएगा। आपके मोहल्ले के बाहर अगर कोई स्टेडियम बन रहा है तो आप कहेंगे अरे यार मेरे घर के सामने कैसे बना दे रहे हो? कुछ भी सरकारी अगर बन रहा है इमारत, तो आप कहेंगे यार हमसे क्या लेना देना है, बन रहा है बनने दो। मोहल्ले वाले तब इकट्ठा होंगे जब कोई एकजुटता रहेगी। यहां पे एकजुटता नहीं है। आदिवासियों में एकजुटता रहती है। वहां बीजेपी भले ही प्रदर्शन करने पे वहां सरकार चाहती हो, लेकिन जिस जिस तरह के चंपई सोरेन का मामला हुआ, फिर उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया, एक्टिंग सीएम को उठा के जेल भेज दिया गया, उसकी वाइफ सामने आई, चंपई सोरेन बाद में बीजेपी में चले गए, कितना नाटक हुआ, दिल्ली जा रहे हैं, फ्लाइट पकड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उसका हश्र क्या निकला? वहां पे वो फेल हो गए। लेकिन वहीं आप देखिए महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ी, सब कुछ किया, सारी चीजें की, और बीजेपी पीछे से शेल्टर दे रही थी दोनों दलों को। भले ही अजीत पवार कभी शिंदे के प्रत्याशी के लिए ना गए हो, ना शिंदे गए हो अजीत पवार के प्रत्याशी के लिए समर्थन प्राप्त करने या वहां पे उनको सहयोग करने। सबने अपना अपना चुनाव लड़ा, कॉन्सेंट्रेट होकर चुनाव लड़ा। आज की डेट में जो मुख्य दल थे, जो उनकी मां कही जाती है, वो तो हट गई, वो सौतेली मां हो गई, और असली मां हो गई जो तोड़ के गए थे। तो चीजों को देखिए, जनता अपने आप डिवाइड करती है। और इसके बाद अब प्रश्न ये भी उठेगा कि अब जो आने वाला 2029 का चुनाव है, तब तक ये लोग क्या करते हैं? देखिए कई नेता तो ऐसे हैं जैसे शरद पवार, उम्र बहुत ज्यादा हो गई, ये तक बोल दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। उसके बावजूद ये हर्ष मिलना, यानी जनता ने उनको नकार दिया, इसमें कहने में कोई शक नहीं होगा। अजीत पवार को सबसे कमजोर माना जा रहा था, अजीत पवार सबसे अच्छा लड़े। स्ट्राइक रेट बीजेपी का सुपर रहा, स्ट्राइक रेट में बीजेपी सबसे आगे रही। तो जब इस तरह से अगर कोई, जिसे कहते हैं जंग की तरह से आप किसी चुनाव को ले रहे हैं और कुछ नहीं सोचते, बटोगे कटोगे, कोई मतलब नहीं, जो बोलना बोल डालो, मैसेज उसका क्या जाएगा? जो हार्डकोर हिंदुत्व रहता है, यानी ये देश हार्डकोर हिंदुत्व को स्वीकार कर रहा है। खासकर जो राज्य है जहां पे बीजेपी जीती है, उन राज्यों में शिवसेना का कांग्रेस के साथ आना शिवसेना को भारी पड़ गया। ये आज उद्धव ठाकरे समझ रहे होंगे। मुस्लिमों को साथ लाना, मुस्लिमों के फेवर में बात करना, शिवसेना का पहले कभी ना ऐसा रहा है, चाहे वो बाला साहब ठाकरे हो चाहे कोई हो, उन लोगों ने कभी ऐसा किया नहीं। आज जब अगर ये जो नई जनरेशन है, जो उधर उनकी बाल ठाकरे के बाद की जनरेशन है, अगर इतने साल बाद वो ऐसा काम करते हैं जो शिवसेना के जिसे कहते हैं कि ब्लड में नहीं था, जो इनकी वो थी, जो अगर आप इनकी वो देखिए ऊपर से नीचे तक साइकिल देखिए,
जहां से पार्टी निकली, जिन सिद्धांतों को लेके चली, आपने वो सिद्धांत चेंज कर दिए, यानी जनता ने आपको नकार दिया। नतीजे तो यही कहते हैं। लेकिन लेकिन मुकुल जी, एक बात शरद इसमें निकल के ये जी। आती है, एक बात निकल के आती है, जो आपने कहा कि विचारधारा का एक फर्क तो पड़ता ही है। विचारधारा जिस पार्टी की स्थापना के साथ रही, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, या दूसरी जितनी पार्टियां देश में जो भी काम कर रही हैं, सबका एक अपना एक कहीं ना सिद्धांत है, एक राजनीतिक उनका एक स्टैंड है। लेकिन समय के हिसाब से देश की जो राजनीति, जब से गठबंधन की राजनीति 90 के दौर से हम देखें, विभिन्न तरह के राजनीतिक गठबंधन हुए हैं। एक दूसरे के अपोजिट राजनीति करने वाले लोग एक दूसरे के साथ सरकार में शामिल रहे हैं। चाहे बिहार में देखें, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी की लाइन से एकदम अलग विपरीत राजनीति करती है, लेकिन साथ में गठबंधन अनेक वर्षों से उनका चल रहा साथ में। और जेडीयू को कोई दिक्कत नहीं हुई ना बीजेपी को वहाँ। जम्मू कश्मीर में भी देखा, हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के साथ बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के समय गठबंधन रहा। नए मोदी जी के साथ में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का, महबूबा मुफ्ती का गठबंधन रहा। तो तमाम तरह के गठबंधन विभिन्न राज्यों में हमने देखे, विपरीत विचारधारा के लोग जुड़े रहे। महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ गठबंधन में वे लोग आए। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल के लिए बीजेपी वोट मांग रही थी। ये मोदी जी के लिए आप तीसरी बार उनके कार्यकाल के लिए वोट दें हमें। हरियाणा में हम देखा 5 सीटों का नुकसान होता है बीजेपी को। महाराष्ट्र में एक बड़ी संख्या में उनका गठबंधन को नुकसान होता है, बीजेपी को भी पार्लियामेंट सीट्स का वहां पे। लेकिन विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद होते हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, जो कुछ समय पहले बदले गए थे, उनके नेतृत्व में सरकार पुनः बड़ी मेजोरिटी लेकर और आती है। मतलब बीजेपी के इतिहास में हरियाणा में इतनी सीटों ने नहीं मिली जितनी इस बार मिल गई, जो कि पार्लियामेंट कुछ समय पहले वहां पे वो सीटें हारते हैं। महाराष्ट्र में पार्लियामेंट सीट बीजेपी हारती है, उनका गठबंधन हारता है, लेकिन विधानसभा चुनाव जो कल परिणाम सामने आया, उसमें ऐसी एक तरफा, मतलब एक अभूतपूर्व जीत उन्होंने प्राप्त की है। तो ये क्या दर्शाता है कि क्या जो वोटर है स्टेट का, वो वहाँ की जो स्टेट की लीडरशिप है, जो स्थानीय नेतृत्व है, उसको ज्यादा तरजीह दे रहा है पार्लियामेंट के केंद्रीय नेतृत्व के मुकाबले में। उसको भरोसा सेंट्रल लीडरशिप की जगह, मोदी जी की जगह स्थानीय नेतृत्व शिंदे की सरकार पर ज्यादा भरोसा था, न्यासिम सैनी पर ज्यादा भरोसा था उन्हें, जो उनकी सरकार को रिटेन करने में उनने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। ये क्या नई तरह का मैंडेट है, नई तरह की सोच है वोटर्स की, कि सेंट्रल लीडरशिप की तुलना में स्टेट लीडरशिप को ज्यादा तरजीह दे रहा है वो? क्या लगता है? बिल्कुल प्रशांत जी, बिल्कुल आपकी बात में मैं सहमत हूं, क्योंकि जब भी दोनों चुनाव को आप अलग अलग रख के देखा जाता है, हम लोग जो पत्रकार जो फील्ड में रहते हैं, वो लोकसभा में पब्लिक का व्यू अलग रहता है। और याद होगा आपको कि 2024 में जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जब रिजल्ट आया तो युवा मोदी जी की लोकप्रियता कम हुई है। ये सबने बोला कि तभी ये हाल हुआ है, अदरवाइज ये हाल होता ना। लेकिन उसके पीछे मुख्य वजह यूपी था। यूपी में जो डंट लगा बीजेपी को, हरियाणा में जो डंट लगा बीजेपी को, महाराष्ट्र में जो डंट लगा यूपी को, तो बीजेपी को, तो उसमें से यही 3 स्टेट थी जिसमें सबसे बड़ा डंट लगा। इसका गवाह रिजल्ट है। आपने अभी बताया 5 सीट वहां पे यूपी में, 32 सीट पे अगर आती बीजेपी तो बहुत बड़ा डंट है ये। बहुत बड़ा। 42 पे अगर वो आ जाते हैं, 46 पे, तो वो बहुत बड़ा 80 सीटों का था टोटल लड़ाई। तो ऐसे में आप ये बताइए कि, और महाराष्ट्र में अलग एक सीन बना, जिसमें ये पूरा महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन बहुत शानदार प्रदर्शन किया उसने। उस हिसाब से देखा जाता तो महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, मतलब इंडिया गठबंधन की। लेकिन हुआ क्या, उसका बिल्कुल विपरीत। तो अच्छा, ये तो बात अलग हो गई। अब मोदी जी ने एक बार, ठीक है, 240 पाके उन्होंने सरकार बनाई। उससे पहले उन्होंने गठबंधन नीतीश जी से कहा किया, नायडू से किया, पासवान के लड़के को बुलाया, सबसे सबसे उन्होंने गठबंधन करके हम सबको साथ ले लिया। उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि हम सरकार बना ले जाएंगे अगर हमारे कमाते भी हैं। तब बताइए, उस वक्त बहुत सारे मीडिया चैनल्स थे जो बहुत लंबा लंबा फेंक रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ये हुआ मोदी जी की अब लोकप्रियता खत्म हो रही है। अब बात करिए उसके बाद के चुनाव की। जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है, बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती है। हरियाणा में नेस्ता नाबूद कर देती है कांग्रेस को, जो उनका वो था उस वक्त, जो चीजें चल रही थी वो एकदम नेस्ता नाबूद कर देते हैं। महाराष्ट्र का आया जो आर्थिक, मैंने फिर आपसे बोला, जो आर्थिक राजधानी है उसकी आप बात करिए, उस पर कब्जा हो जाता है और बहुत बढ़िया बीजेपी कब्जा करती है। तो ऐसे में बीजेपी अगर कब्जा कर रही है तो कहीं ना कहीं से क्रेडिट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इनफैक्ट अभी योगी जी ने ही कल बोला
कि मोदी जी के गाइडेंस में, मार्गदर्शन में हमने ये जीत हासिल की है। तो कोई भी स्टेट का लीडर ये कभी नहीं कहता कि हमारी मेहनत थी, वो गाइडेंस हमेशा मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट से जोड़ देता है। नहीं वो सही है डबल कि अपने इंजन की सीनियर लीडर सरकार को, को लेकिन सही है कि हाँ सीनियर लीडर आगे बढ़ाता क्रेडिट है। देते हैं, सीनियर लीडर क्रेडिट देते हैं, लेकिन बात है पार्लियामेंट में नुकसान होता है, सेंट्रल लीडरशिप के नेतृत्व को ये नुकसान होता है कि उसी नाम पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन स्टेट में अलग तरह का रिजल्ट आ रहा है। ये जो कहानी है ये वो इसके क्या पेच है? प्रशांत जी, वो देखिए, हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम है। हरियाणा की आप सोचिए, हरियाणा में जो हुआ, बीजेपी को फायदा क्या हुआ? बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़े। 2.5 लाख वोट ले गई पूरे प्रदेश से आम आदमी पार्टी, भले उनको एक सीट ना आई हो, एक सीट भी नहीं आई, और उसके बाद वो लड़े। वो 2.5 लाख वोट अगर आप इसमें जोड़ दीजिए तो बीजेपी से ज्यादा हो जाते हैं। आप आंकड़ों को समझिए। और वही बीजेपी के लिए फायदेमंद हुआ। साथ में वहां की जो कांग्रेस की अपनी उठापटक थी नेताओं की, वो बीजेपी को उन्होंने कहा, देखिए, बीजेपी के नेता खुद अगर मान लीजिए कांग्रेस की लीडर को कह रहे हैं कि आप आइए, हम आपको ज्यादा सम्मान देंगे, तो उसके बाद कुछ बचता है? पब्लिक में मैसेज क्या जाएगा? यानी अंदर खाने कोई बात पक रही है, तभी तो इतनी बड़ी बात आई है। तो बीजेपी को सब पता है कि कब क्या कैसे करना है और कैसे डिस्टर्ब करना है। बेसिकली डिस्टर्बेंस है ये। और ये जब आप बड़े नेता को डिस्टर्ब करते हैं और ऐसी कोई बात बोलते हैं, तो जाहिर बात है उसका जो असर होता है वो नीचे जनता पे जाता है, और जनता में वो चर्चा का विषय बन जाता है कि हो सकता है मैडम जा रही है, हो सकता है अंदर कोई बात हो रही कल की डेट में। तो अब पता चला इधर भी परेशान है, जो ये खेमा उनका दूसरा खेमा है, और उधर भी परेशान है जो मैडम के साथ रह रहे हैं। अरे मैडम अगर चली गई तब क्या होगा? हम लोग तो बचपन से कांग्रेस ही थे। तो वो चीजें दोनों को डिस्टर्ब करता है, फायदा मिलता है तीसरा बीजेपी को। तो जाहिर बात है कि बीजेपी इन चीजों में बहुत माहिर है। यही हाल आप महाराष्ट्र में देखिए। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में ये लोग आपस में एकजुट नहीं हो पाए, लास्ट तक टिकट फाइनल होते रहे। ऐसे टिकट बटे जो चाहे आप उसको कहिए शरद पवार ग्रुप ग्रुप ने बांटा हो, चाहे आप कहिए इनके क्या नाम है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार के साथ जो दूसरा इनका उद्धव है, उद्धव उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने जो बांटा टिकट, उन टिकटों से बेहतर टिकट अजीत पवार उन्होंने बांटा। देखिए वहां कुछ भी हुआ हो, पैसा चलाओ जो चलाओ, वो तो चलता है। आज की डेट में इंडिया की गवर्नमेंट तो मानती नहीं, ना चुनाव आयोग मानता है, लेकिन जनता मानती है कि पैसा चलता है। चाहे वो शराब के चक्कर में हो, अब तो शराब बटना भी कम हो गई है क्योंकि पकड़ी जाने लगी है। दूसरे ही विपक्ष के दल पकड़ा देते हैं कि आप और हम लड़ रहे हैं, आप शराब बांटोगे तो हमारे आदमी पकड़वा देंगे, हम बांटेंगे तो आपको। तो उससे बढ़िया होता है कैश। दुकानें सेट होती हैं, आप जाइए सामान लीजिए चले आइए। वो बहुत पुराना चला आ रहा है सिस्टम कि उनकी पर्चियां कटती, उसमें भी पकड़े जाते हैं लोग, लेकिन वो चीजें कैश, कैश के ऊपर पूरा सिस्टम चल रहा है जैसे आरोप लगते हैं। तो जनता भी देख रही है ना। आप इंस्टेंट फायदे के लिए, भले ही देश बाहर में जाए, हमसे क्या लेना देना। पार्टी देखती है कि हमें कुर्सी चाहिए, उससे मतलब कोई है नहीं, हमें क्या देना है हम दे डालें। सत्ता हमारी आनी चाहिए, क्योंकि सत्ता नहीं आएगी तो फिर कारपोरेट खुश नहीं होगा। और आज की डेट में शासन चलाने के लिए आपको कारपोरेट की मदद पहले भी चाहिए थी, आज भी चाहिए थी। लोगों की अब जो डिमांड है वो बढ़ रही है। अब वो जमाना नहीं है कि आप अपने जब आप 20 साल के थे तब इलेक्शन कुछ अलग होता था। हमको सही तो बात है, याद है बदल कि गया सब। जब 1982-84 में हम लोग अलीगढ़ में थे, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के एरोप्लेन निकलते थे और एरोप्लेन से पर्चियां गिरती थी। उसको हम लोग बहुत बड़ा कमाल मानते थे कि हाँ, एरोप्लेन निकला है और पर्चियां गिर रही है, और पर्चियां हम लोग देखते थे कि किस पार्टी की पर्चियां हैं। तो ज्यादातर कांग्रेस की रहती थी। अब उस पर खर्चा करने के बजाय लोग सीधे दे दे रहे हैं, और अब नंबर 1 में दे दे रहे हैं। भाई बीजेपी क्या कर रही, 6 महीने पहले जो लाडली बहन योजना थी उसका क्या किया उन्होंने? चुनाव आयोग से पूछा, चुनाव आयोग ने कहा ठीक है डाल दीजिए, अकाउंट में डाल दिया। प्रधानमंत्री जो देते हैं किसानों को वो उन्होंने डाल दिया। तो जो पैसा नया नया आपके पास आ जाता है अकाउंट में, अभी आपके 10 रुपया था, अचानक से आपके 2,500 आ गया, तो महिलाएं तो गच हो ही जाएंगी। महिलाएं तो कहेंगी चलो हमारा हो गया, अब तो भैया जो पैसा, जो पैसे की जो यूपी में माया है नमक हरामी वाला, भाई, पैसे की जो जी माया है उसमें लोकसभा, 205 पर तो हर कोई झगड़ा हुआ है। मैं उससे वही कैसे कह बाहर रहा हूं, आएगा? आपको घर चलाने के लिए पैसा ही चाहिए, जनता को भी घर चलाने के लिए पैसा ही चाहिए। उसके अलावा आपको ना नेतागिरी काम आती है। आप बहुत बड़े नेता हो, आपके घर में खाने को ना हो
और बहुत बड़ा नाम हो तो आपकी बीवी आपके बच्चे आपको काट डालेंगे, घर में घुसते 50 गाली देंगे कि बहुत बड़े लेकिन नेता है, बात रोज ये है ना टीवी कि पे आते जो हैं, लेकिन पैसा दिया जा रहा है, जैसे आपने पहले भी कहा कि तमाम तरह के टैक्स आदमी पूरे दिन में दे देता है, तो ये आदमी को समझ नहीं आ रहा कैलकुलेशन पूरा कि आपको 1500 रुपये डाल दिया आपके अकाउंट में महीने के, लेकिन 4000 रुपये आपके अकाउंट जेब से चले गए महीने के। तो ये ये गणित लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? देखिए ये समझाना हमारा आपका काम नहीं है, ये समझाना, ये समझना विपक्ष का काम है, ये समझाना उनकी अपने विवेक पे निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझते हैं, लोग समझते हैं। जितने लोग समझ रहे हैं वो क्या उद्धव ठाकरे को हो, चाहे आपके क्या कहते हैं कांग्रेस हो, चाहे आपके ये पवार अजीत साहब, शरद पवार शरद हो, पवार। इन सबके क्या इन सबको क्या वोट नहीं मिले हैं? वोट मिले हैं, 2-2.5 लाख 3 लाख का अंतर रहा है। कोई 32 लाख वोट पाया, इतने सीट जीता, कोई 20-30 लाख वोट पाया, 2 लाख कम वोट पाए। दोनों में जब आप आंकड़ा देखेंगे तो अंतर 2-2.5 लाख वोट का अंतर है। कई जगह तो ऐसा होता है कि वोट कम मिले लेकिन सीट ज्यादा मिल जाती है। आपको आपको जो वोट मिले वो कम मिले हैं और आपके विरोधी को ज्यादा मिले, लेकिन जब आप सीटों में देखेंगे तो कई जगह कॉन्सेंट्रेट वोट आपके पड़ जाते हैं, आप सीट निकाल लेते हैं। तो ये चीजें हमेशा रही है जब आप आंकड़े पे खेलेंगे तो। लेकिन जब घर के अंदर घुसेंगे तो कोई आंकड़ा काम नहीं आता, आपको पैसा काम आता है। और बिल्कुल, देश बिल्कुल। की जनता इस चीज को समझ चुकी है कि हमारी बीवी के पास 2,500 रुपया है, मेरी कमाई 10,000 रुपए है। अब मुझे मालूम है कि हमें 2,500 रुपये मिल गया है, तो जब 2,500 मिल गया तो जाहिर बात है वो नमक हरामी वाला होता है कि हम नमक हराम नहीं बनेंगे। ये जो लोकसभा में हुआ था, हम लोग जो बात कर रहे थे कि ये जो जीतते हैं वो क्यों जीतते हैं, लोगों ने, हाँ, विरोध था। फिर साथ में चाहे यूपी का देखिए, वो कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, पॉलिटिकल पार्टी किस कैंडिडेट को 10 लोग अगर आपका टिकट मांग रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो पार्टी का अध्यक्ष देखता है कि हमको देना किसको है। वो अगर उसका बिल्कुल ठीक रहता है तो हमेशा रिजल्ट अच्छे आते हैं। वो किस्मत भी है कि आपकी भाई नहीं चली, आप हार गए, वो अलग बात होगी, लेकिन मैक्सिमम होता है कि आपके विनिंग जो स्ट्राइक रेट है वो ज्यादा रहता है। ये चीजें हमारे देश में पब्लिक जब समझेगी तब तक हो सकता है कि कर्ज में प्रदेश इतना डूब चुका होगा या देश इतना डूब चुका होगा कि फिर वापस लौटना मुश्किल होगा। हालांकि अब तो ये कहा जाता है कि अमेरिका के ऊपर भी कितना कर्जा है, अमेरिका का कर्जा तो भारत से कई, और वो अगर सुपर पावर है आज की डेट में तो कर्जा लेके सुपर पावर बन जाओ। तो कहने के तो आप बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन भारत तो उस तब को आप देखिए जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, सब कुछ यही होता था, कितना लूटा कितना पिटा। उसके बाद आज की डेट में भी लूट पिटाई ही रहा है। पहले जो लूटते थे अंग्रेज थे, उससे पहले भारत सोने की चिड़िया था। वो चाहे पुर्तगालीज आए हो, चाहे कोई आया हो, वो सब बिल्कुल। यहां से फायदे के लिए आए। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी बट ऑब्वियस है वो अपने फायदे के लिए, अपने विस्तार के लिए काम करेगी, वो कोई भी पार्टी हो। समाजवादी सही पार्टी बात। भी महाराष्ट्र में जाके चुनाव लड़ रही है, तो वो इंडिया गठबंधन के लिए नहीं लड़ रही, वो अपने लिए लड़ रही है। उसको ये लगता है कि हाँ, हम, अखिलेश ने जैसे कहा कि हम सब सीटों पे नहीं लड़ेंगे, हम वही लड़ेंगे जहां पे हम मजबूत हैं। तो ये कहना, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वही इसके जिस विपरीत क्या किया, हम सब जगह लड़ेंगे। और सब जगह लड़ने पे क्या हुआ, सबसे ज्यादा 17,000 कुछ सौ वोट एक आदमी को मिले, उनके प्रत्याशी को, अदरवाइज कोई वोट ही नहीं मिला। सब जगह जमानतें जब्त हुई, आपने सिर्फ अपने जो आपके साथ थे उनको बर्बाद कर दिया। आपको अगर 5 सीट दे रहे थे आप ले लेते, ना तो खुद जीते ना उनको जीतने दिया। तो विपक्ष के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है आज की डेट में, कि वो अपने फायदे के लिए, अपने विस्तार के लिए ये नहीं देख रही कि हमारा दुश्मन कौन है या हमारा विपक्षी कौन है जिसको हराना है। हमारा उद्देश्य हराना तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा उद्देश्य हमारा ये कि हम वहां पहुंच जाएं, हमारी अहमियत बढ़े। तो वो चीजें देश के लिए एक वो है। और बीजेपी देखिए 24/7 मोड में रहने वाली पार्टी, जिसका संगठन, जिसका आईटी सेल 24 घंटे आप उठाइए, कोई ना कोई इश्यूज पे हमेशा आप ट्विटर पे आ जाइए, चाहे लड़ाई इनकी ट्विटर पे चले, चाहे आपका सोशल मीडिया पे चले, चाहे आपका यूट्यूब पे चले, आपका चाहे चैनल पे चले, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, एक्टिव मोड में। और जितने विपक्ष रहते हैं हमेशा ज्यादातर आप देखेंगे डिफेंसिव मोड में रहते हैं, अपने बचाव में रहते हैं कि हम कैसे बच जाएं, कैसे बच जाएं। हमलावर आप साल भर में 25 बार देखते होंगे कि हमलावर हुआ विपक्ष, लेकिन 250 बार देखे होंगे जब विपक्ष पे हमला हो रहा होता है। तो ये चीजें जब पलटेंगी तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज उससे पहले बहस बहुत हो सकती है, लेकिन जब तक सोचने वाले, वोट डालने वाले नहीं सोचेंगे कि सुबह से रात तक का टैक्स जोड़ लो भैया और कमाई देख लो भैया और सरकार क्या ले जा रही है ये देख लो। वो किसान हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे एक नॉर्मल बिजनेसमैन जिसकी एक परचून की दुकान है, वो भी दे रहा है।
इनकम टैक्स दे कितने लोग रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन वो पैसा जो नहीं दे रहे हैं, इनकम टैक्स देने वाले तो चलिए रिटर्न कर रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं लेकिन एकदम जिनको उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा टैक्स चला गया। उन्होंने पानी की बोतल खरीदी, उन्होंने दूध खरीदा, टैक्स चला गया, वो केंद्र सरकार के उसमें आ गया फंड में। आपको नहीं मालूम कि आप कितना सुबह से शाम तक दे चुके हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें जब तक नहीं सोची जाएगी, और बिल्कुल बधाई के पात्र रहते हैं वो लोग जो जीतते हैं। झारखंड में सोरेन को हम लोग बधाई दे सकते हैं और बीजेपी को दे सकते हैं, कुछ भी रणनीति रही हो, चाहे आप लेके जीते, चाहे आप दे के जीते, आप जैसे भी जीते, आपने सरकार सही बना बात। ली ना, आपने ये तय कर दिया कि कौन शिवसेना असली है, कौन एनसीपी असली है, आप तय करके निकल गए। अब आने वाले टाइम तक काफी समय तक ये हल्ला बसता रहेगा कि क्या वो शिवसेना नेस्ता नाबूद हो जाएगी, जो हाल बसपा का हुआ। 7 सीटों पे जमानत जब्त होना बसपा का यही दर्शाता है कि पार्टी अगर अपने आप को चेंज नहीं करेगी तो गर्त में जाएगी। गर्त में जाएगी। कांग्रेस को तो नहीं कह सकते, कांग्रेस तो चलिए ठीक है, आज 108 तो 2 सीटें दोनों जीत गई, नांदेड़ की भी जीत गई और आपके प्रियंका गांधी भी वायनाड जीत में। गई वायनाड की। तो दोनों कांग्रेस जीत गई है, तो दोनों में करके उनके 100 तो क्रॉस कर गए। अब बिल्कुल, तो बिल्कुल। 100 क्रॉस कर गए, अब तो लिखत पढ़त में 100 दो नए आ गए। तो चीजों को आप देखिए, 100 अगर आ जाते हैं तो इन लोगों को तो चलिए सर्वाइवल है, उस मोड में निकल रहे हैं। अभी जो 42 थे, 42 से 100 पे आ गए। लेकिन बाकी दल, आप लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करके अचानक से आपने हाफेली में तो बहुत कुछ मांगा, लेकिन फिर उसके बाद एनुअल में आप आगे ढेर हो गए। सही तो बात। जोड़ा तो एनुअल ही जाएगा ना, हाफेली में आप कुछ भी करते रहिए। तो ये हाफेली आप उसको छोड़ दीजिए। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट था, लोगों की सोच अलग थी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। भले ही आप कहिए कि कुछ भी था, मोदी जी का होता, लेकिन मोदी जी का जो ग्राफ गिरा था, मोदी जी ने सस्टेन कर लिया बिना कोई मेहनत के, क्योंकि उनकी टीम ने ऐसा काम किया कि लगातार जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र 3 जीत के अब 3-1 का गेम कर दिए। आप झारखंड आपके हाथ में गया, बाकी सब हम आपके मुंह से जीत खींच के हम ले आए हैं। हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस ले भी था, यहां भी यही हुआ, और आगे भी देखिए, जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम लोग बहस करते रहेंगे, आंकड़े देते रहेंगे, मगर जनता को सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन। आखिर कौन। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बड़ी जी। महत्वपूर्ण बात आपने कही। बहुत विस्तार से पूरे विषय पे बड़ा सार्थक चर्चा आपके साथ आज रही है। और अच्छा, एक विषय और बड़ा प्रमुख है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार रिपीट होती है एनडीए की, और एकनाथ शिंदे लगातार दावा कर रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता या उनके जो विधायक चुन के आए हैं, वह भी सब लगातार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री के मतलब वाजिब हकदार हैं। और ऐसे में जो बीजेपी ना प्रचंड एक उन्होंने जीत प्राप्त की है, 132-33 सीट विधायक उनके बनकर आए हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी पार्टी है और उनका दावा भी बड़ा मजबूत है। ऐसे में एकनाथ शिंदे क्या आसानी से अपना दावा छोड़ देंगे? ये बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय लगातार चल रहा है। और सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात ये, एकनाथ शिंदे, अजित पवार क्या एक तरफा सरेंडर कर देंगे बीजेपी के सामने सीट जीतने के बावजूद भी, या उसमें कुछ अभी आपस में कुछ नूरा कुश्ती की संभावनाएं हैं, या कुछ शर्तें आपस में अदला बदली, कुछ कहीं ना कहीं आपस में अंडरस्टैंडिंग, कुछ कितना मंत्री पद में कुछ आपस में समायोजन देकर मुख्यमंत्री पद बीजेपी अपने पास रखेगी, या एकनाथ शिंदे और अजित पवार जिद जो हैं प्रमुख रूप पद पाने की सरकार के अंदर, क्या लगता है आपको? देखिए, वहां पे सरकार बनाने के 148 के आसपास चाहिए सीट। बीजेपी उसके बहुत करीब है। बीजेपी ऐसा नहीं करेगी कि दोनों को रुष्ट करे, लेकिन अगर एक भी साथ आ जाता तो सीट तो आराम से सरकार बनती है। लेकिन क्या दूसरा इसके लिए तैयार रहेगा कि केंद्र सरकार के खिलाफ जाके उनसे बगावत करे? कौन इसका जवाब देगा? क्या उनकी इतनी हिम्मत है? चाहे वो शिंदे हो, शिंदे के भी कई नेता ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। अजीत पवार खुद भी फंसे हैं, सबकी फाइलें रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, सीबीआई के पास है, ईडी के पास है। तो किसकी इतनी हिम्मत है कि जो इनके, ठीक है, आप मीडिया के सामने अपनी इच्छा जाहिर करते कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं ये करूंगा। जब आपकी पार्टी पे ही प्रहार होने लगे और आपके 10 आदमी जेल चले जाएं और आपको हटा दिया जाए, एक आदमी को हम सपोर्ट ले लेंगे, दूसरे को हम किनारे कर देंगे, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए दूसरे दिन से उनके खिलाफ फिर लगातार कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए क्या वो मानसिक रूप से तैयार रहेंगे, आर्थिक रूप से तैयार रहेंगे कि फिर एक मुकदमेबाजी में फंसे और हम अगले 5 साल तक मुकदमा लड़ते रहे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते? हाँ, इसका ये है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा इसका एक और मुझे लगता है, जो मेरा अपना सोचना है,
कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी इनकी अभी 2.5 साल वहां पे 2029 तक सरकार है, नई नई अभी मोदी जी को साल सवा साल पूरा हुआ है, तो साल भर भी पूरा नहीं हुआ अभी तो ऐसे में ये हो सकता है कि इन दोनों को हो सकता है केंद्र में ले आ दे, बढ़िया मंत्री पद दे दें, अच्छा इतना ज्यादा उनको दे दें कि उसके बाद उनका मुंह बंद हो जाए, उनके 3-3 4-4 लोगों को बढ़िया पद दे दे जो उनके प्रमुख नेता है। ऐसा करके भी ये बीजेपी उसको देखिए, बीजेपी के पास सारी तालों की चाबियां हैं, और वो कौन सी चाबी किस ताले में फिट होगी। अच्छा, और भी कई ताले की चाबी है जो उनकी पुरानी फाइलें रखी हैं, उसकी भी चाबी बीजेपी के पास है। तो या तो ये ले लो, या तो ये ले लो, या तो कार्रवाई वाला ले लो, या तो फिर तुम सर्टिफाई हो जाओ। तो कोई भी नेता अपने पॉलिटिकल कैरियर को देखते हुए, हम हो आप हो कोई भी, हमको पता है कि आगे मेरे पास संघर्ष ही होना है 5 साल, तो मैं नहीं मानूंगा कि मुझे यार इस चीज में मत फंसाओ, ठीक है हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। वो कॉम्प्रोमाइज ही आपका, अब तो रिजल्ट आ चुका ना, अब ये तो है नहीं कि आपको सीटें बटनी है। अब उनके पास अगर 130 है तो उनको कितनों की जरूरत है। वो अगर अजीत पवार या शिंदे में एक में से भी किसी को सेट कर लेते हैं और एक को भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अच्छा पद देते हैं, एक फ्रैक्शन कर देंगे तो पूरा काम हो गया उनका। एग्जैक्टली। तो अच्छा, दूसरा भी मन मार के आपके साथ रहेगा, वो ये नहीं झेलना चाहेगा कि हमको 5 साल तक बस्ता उठा के दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है भाई, आप अपने विरोधी को कैसे आप चित्त करते हैं। तो हाँ, आज आपके साथ है, लेकिन सर उठाने की मुझे नहीं लगता दोनों दलों में से किसी के भी नेता, भले वो 40 पाए हो चाहे भले वो 35 पाए हो, डजंट मैटर। बीजेपी 130 पा गई, ये मैटर करता है, वो सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो अगर सबसे बड़ी पार्टी हो गई तो वो अपने हिसाब से काम करेगी। ये सब बोल बचन की बातें हैं कि बीजेपी किसी को बना देगी। शिंदे को बनाना मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए, अगर वो इस स्तर पे आ चुके हैं कि आज अगर ये इन लोगों को अगले 5 साल बाद टिकट ना भी दे, इनसे अगर हट भी जाए और 5 साल अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री तरीके से रहता है एक आदमी के साथ रह के, तो इस आज की डेट में जो गठबंधन हुआ था इसकी बीजेपी को कतई जरूरत नहीं होगी। इन्हीं के लोगों को तोड़ के इन्हीं से ही टिकट ले लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कि अजीत पवार हो चाहे वो शिंदे हो, अगर इनके लोगों को मोदी जी अगर खुद टिकट दे देते हैं, भले ही मोदी जी ना रहे, अमित शाह रहे, कोई रहे, अगर बीजेपी टिकट देती है तो वो उसको छोड़ के अपने नए आका को के पास आ जाएंगे और टिकट लेके फिर लड़ेंगे। जीतना हारना अलग बात हो गई, लेकिन तब भी बीजेपी अब 220 से 25-30 से कोशिश करेगी कि हम फुल फ्लेज मेजोरिटी में आ जाए, जिसके वो बहुत करीब अगले आगे आने वाले 5 साल में जो काम करेंगे, जो कुछ करेंगे, उस हिसाब से वो अपनी उसी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। 2 से चले थे, कहां पहुंचे, शिवसेना था, शिवसेना खत्म हो गई। तो जो भी रूखा सूखा होगा, जो भी होगा, सबको अपने साथ बटोर लेंगे। इनको तो बीजेपी को तो कोई दिक्कत भी नहीं रहती, कोई भी आदमी हो। हाँ, जो आदमी है जो अलग किया जिनको, उनकी क्या हैसियत है, क्या वो आप हमसे लड़ पाओगे? हम नहीं दे रहे तुमको, चलो कल से हमारा गठबंधन खत्म। एक को मिलाया, सरकार बनी, आराम से उसको सेटिस्फाई कर दिया, दूसरा आदमी जाए, दूसरा आदमी तैयार नहीं होगा, कोई भी हो, चाहे शिंदे हो चाहे वो अजीत पवार हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो फाइलें दोबारा खुलवाए। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, किसी की हिम्मत नहीं है कि अपनी फाइल दोबारा खुलाए, ऐसा रिस्क कोई नहीं लेना चाहेगा। और तस्वीर ऐसी बन गई है कि उनके आगे चुपचाप बैठे रहना या पूरी पिक्चर को देखते रहना, उनके अलावा कोई उनके पास विकल्प भी नहीं रह गया है। और जब शिवसेना को उस फ्रैक्शन कर सकती है बीजेपी, अपनी उनकी मदद से, बीजेपी की मदद से फ्रैक्शन हो सकता है, एनसीपी में फ्रैक्शन हो सकता है, तो ये जो टूट के जो शिंदे गुट है या अजित पवार गुट है, उसके अंदर फ्रैक्शन होना में कोई बड़ी बात नहीं है। और आने वाले समय में किस तरह की राजनीति देश में आगे बढ़ती है, राज्यों में राजनीति किस तरह से आगे बढ़ती है, इसकी तरफ भी लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। और जिस तरह से महाराष्ट्र में और झारखंड में मैंडेट आया है, उसने काफ़ी सारी राजनीतिक विमर्श को बदल दिया है कि एक तरफा मतदान, जिस तरह से वोटर्स ने अपनी जो मंशा जाहिर किए हैं एक तरफा वोटिंग करने की, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या इससे पहले किन्हीं राज्यों में हो, मुकुल जी ने बड़े विस्तार से पूरे विषय को परिभाषित किया है। और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मुकुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही सारगर्भित आज चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।